हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एडवांस हॉस्पिटल इज़ अ टेक सेवी हॉस्पिटल। हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि जो भी सारी न्यू टेक्निक्स हैं हमने वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि एपिसर्फ, रिजेंटन, रूट फिक्स एचटीओ एंड ऑटोकार्ड। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही एक टेक्निक के बारे में जो है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक सर्जरी इन जनरल। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से कि इनका इस न्यू टेक्निक के बारे में क्या कहना है। तो सर, व्हाट इज बेसिकली रोबोटिक रिप्लेसमेंट? देखिए, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज अ सर्जरी इन विच जो बोनी कट्स होते हैं वो रोबोट जो है हमको गाइड करता है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टैंडर्ड टेक्निक है उसमें एक्सपोजर जो है वो सर्जन करता है, कट्स सर्जन लेता है और क्लोजर सर्जन करता है। और रोबोटिक सर्जरी में आपको गाइडेंस मिलता है। तो एक्सपोजर सर्जन करता है, पूरा का पूरा जॉइंट हमें एक्सपोज करना रहता है। उसके बाद जो जॉइंट होता है उसमें रोबोट हमको एक गाइडेंस देता है कि आपको यहाँ यहाँ पे कट लेना है। एक तरह का एडवांस नेविगेशन कह सकते हैं उसको। और उसके बाद वो कट लेने में हमारी मदद करता है। उसके बाद जो क्लोजर है वो भी हम ही करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम रोबोटिक सर्जरी नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो करीबन जो प्रोसीजर का 25% पोर्शन है वो रोबोट परफॉर्म करता है और 75% पोर्शन जो है वो अभी भी हम मैनुअल स्टैंडर्ड टेक्निक से ही करते हैं। तो जो है सर्जन को वहाँ पे खड़ा ही रहना पड़ेगा, सर्जन को प्रोसीजर सारा करना पड़ेगा, एक्सपोजर सारा करना पड़ेगा, रोबोट को सारे फीडिंग पॉइंट्स देने होंगे। उसके आधार पर रोबोट अपना एक गाइडेंस देगा और उसके बाद जो सर्जरी है वो प्रॉपर सर्जन को ही परफॉर्म करनी रहती है। रोबोटिक सर्जरी में जो जॉइंट यूज होता है वो जॉइंट भी सेम यूज होता है। तो जो स्टैंडर्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जॉइंट यूज होता है वह का वही जॉइंट जो है रोबोटिक सर्जरी में यूज होता है। तो सर्जिकल टेक्निक जो होती है वो एकदम सेम होती है। रोबोटिक या स्टैंडर्ड जो है उसमें सर्जिकल टेक्निक में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ऑपरेटिव ड्यूरेशन है वो रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम जैसे नॉर्मल सर्जरी स्टैंडर्ड टेक्निक में करते हैं तो करीबन 20 to 25 मिनट्स में कर सकते हैं। और रोबोटिक प्रोसीजर में वही जो है प्रोसीजर और वही सब कुछ करने में हमको 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि हमें सारी फीडिंग्स रोबोट को फीड करनी होती है और उसके बाद रोबोट आके इंटरवीन करके और अपने कट्स वगैरह लेता है। तो जो प्रोसीजर है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ता है। ऑन द कॉन्ट्री थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है, सो हम अगर हम मानते हैं कि एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो 19 से 20 जो है वो रोबोट बेहतर मान सकते हैं। परंतु बाकी सब जो हमारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो सर्जिकल ड्यूरेशन है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, उसमें जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो बेहतर पड़ती है, क्योंकि जो सर्जिकल टाइमिंग है वो स्टैंडर्ड टेक्निक का रोबोटिक टेक्निक की तुलना में काफ़ी कम है। कई सारी लॉन्ग टर्म स्टडीज हो चुकी हैं और सारी लॉन्ग टर्म स्टडीज ये कहती हैं कि स्टैंडर्ड टेक्निक और रोबोटिक सर्जरीज में लॉन्ग टर्म आउटकम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इम्प्लांट प्लेसमेंट में भी बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और आउटकम्स में और रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिकली जब सेम टाइप का जॉइंट और सेम टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जाए। अब रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक बेसिक प्रोसीजर है, तो डेफिनेटली उसमें सर्जन का जो है वो जो टेक्निकल रोल है वो कम हो जाता है। तो यूजुअली जो है कोई भी उसको परफॉर्म कर सकता है। जो एक्यूरेसी, सर्जन की एक्यूरेसी है वो उतनी नहीं चाहिए होती है। परंतु अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर हम बैठाएं तो आज की डेट में स्टैंडर्ड टेक्निक और रोबोटिक टेक्निक में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इस बात का अंदाजा आपको उससे लग सकता है कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, इवन एडवांस कंट्रीज की बात करें जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है, यूएस है, ब्रिटेन है, ओवरऑल वर्ल्ड में ओनली 11% सर्जरीज जो हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, विच इंक्लूड्स ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, जो स्पेसिफिकली यूएस में तो ये सर्जरीज, रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, ओनली 11% सर्जरीज जो हैं वो रोबोटिक की जाती हैं। और इंडिया में जो है इसका नंबर आई थिंक करीबन 2 to 3% ही होगा। और ये भी लॉन्ग टर्म स्टडीज में अब ये प्रूव हो गया है कि जो स्टैंडर्ड सर्जरी है और रोबोटिक सर्जरी है उसमें रिजल्ट्स वाइज लॉन्ग टर्म डिफरेंस नहीं है। पेशेंट्स के लिए ऑन द पॉकेट काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्पेसिफिकली आज की डेट की अगर हम बात करें तो मैं डेफिनेटली पेशेंट्स को बहुत श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि एट प्रेजेंट इंडिया में रोबोटिक सर्जरी का स्टैंडर्ड सर्जरी के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं है। और हमको एक स्टैंडर्ड सर्जरी, एक स्टैंडर्ड अच्छे सर्जन्स के पास अगर आप परफॉर्म कराते हैं तो वो रिजल्ट जो है हम रोबोटिक सर्जरी के इक्विवेलेंट दे सकते हैं और कई केसेस में रोबोटिक सर्जरी से बेहतर दे सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करवानी है तो वी कैन परफॉर्म इट, दैट इज नॉट एन इशू। बट हम एज अ बैलेंस्ड ओपिनियन अगर हम बात करें तो रोबोटिक सर्जरी इज नॉट दैट बेटर एन ऑप्शन एज कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड
टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो सर ये स्पेशली तब हुआ जब हमें सर्जन की एक्सपीरियंस के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तब हम रोबोटिक तो रोबोटिक बेसिकली आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो इट्स मोर ऑफ अ, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि रोबोट जो है कई डॉक्टर्स रखते हैं, उनके ओटी में रहता है, परंतु वो यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको जल्दी सर्जरीज खत्म करनी होती है। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि कई सारे रोबोटिक सर्जरी जो सेंटर्स हैं उनमें भी मैनुअल सर्जरी, स्टैंडर्ड सर्जरी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी से अगर सर्जरी करेंगे तो सर्जन को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑलमोस्ट डबल द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड सर्जरी लग रहा है। तो ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है कि रोबोटिक सेंटर्स जो हैं वहाँ पे भी स्टैंडर्ड सर्जरीज रोबोटिक सर्जरीज की तुलना में ज़्यादा हो रही हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सर पेशेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये भी है कि अगर सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो डिसीजन सर्जन ही लेंगे कि पूरी की पूरी सर्जरी रोबोटिक सर्जरी में सर्जन ही परफॉर्म करता है। एज आई टोल्ड यू, द रोबोट का जो रोल है वो 20% से ऊपर नहीं है। सर्जरी का इंसिजन से लेके एक्सपोजर से लेके कट्स तक सब कुछ जो है डिसाइडिंग अथॉरिटी सर्जन ही होता है। रोबोट एक हेल्प और ट्रेन्ड असिस्टेंट या एक्यूरेट असिस्टेंट की तरह सर्जन को हेल्प करता है। तो पूरी की पूरी जो सर्जरी है वो सर्जरी सर्जन के द्वारा ही परफॉर्म होती है, सर्जन की गाइडेंस में होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर्जरी करके एक्सपोज करके रोबोट के ऊपर छोड़ दें कि रोबोट सर्जरी करके बाहर आ जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। रोबोट हैज टू ऑपरेट अंडर द गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ सर्जन ओनली। सो कई बार हमने ये भी देखा है कि रोबोट को अगर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने पर छोड़ा जाए तो एरर्स भी ज्यादा होते हैं। तो इवन रोबोटिक सर्जरी हैज टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ सर्जन। एंड सर उसका रिहैबिलिटेशन सेम टू सेम, द इंसिजन से लेके रिहैबिलिटेशन से लेके इम्प्लांटेशन से लेके टेक्निक से लेके प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड रोबोटिक सर्जरी में कोई भी अंतर नहीं है। और सर कॉस्ट में काफी अंतर, कॉस्ट में काफी डिफरेंस है। दैट इज व्हाई मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि आप एक वाइज डिसीजन लें, सुपरवाइज डिसीजन लें, क्योंकि जो द डिफरेंस इन कॉस्ट डज नॉट ऐड टू अ वैल्यू एडेड एडिशन इन योर रिजल्ट्स। सो दैट इज व्हाई हम रूटीनली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में स्पेसिफिक एडवांटेजेस स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अपना जो डिसीजन है वो बहुत ही वाइजली लें। आपके जो सर्जन है उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्सपर्टीज के बारे में हमेशा जानें और उसके बाद आपका फैसला करें। थैंक यू वेरी मच।